नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल की उस पार्ट की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा अत्यधिक बन के आते हैं, वह किसी भी एग्जाम में हो। अगर आप 9th में भूगोल पढ़ रहे हैं, 10 में भूगोल पढ़ रहे हैं, 11th में, 12 में पढ़ रहे हैं और किसी भी वनडे एग्जाम में जाओगे तो वहाँ से भी यह क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल में हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप एवं प्रवाह तंत्र की। भारत के भौतिक स्वरूप एवं प्रवाह तंत्र की बात करेंगे। यहाँ पर भारत का परिचय होगा थोड़ा बहुत आपका, और भारत के प्रवाह तंत्र में आएंगे तो आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आपके भारत के भौतिक स्वरूपों में। भारत का स्वरूप वर्तमान में कैसा है यह देखते हैं। तो भारत का स्वरूप वर्तमान में पहला जो आपका है वो पर्वतीय है। पर्वतीय है। और दूसरा जो आपका है वह आपका है दूसरा आपका जो है वह है आपका उत्तरी मैदान है। और तीसरा जो आपका है वह आपका है जो दक्कन का पठार है। और चौथा जो आपका है वह है आपका मरुस्थल। और पांचवा जो आपका है वह है तटीय। और छठवां जो है आपका वह है द्वीप समूह। तो हम इन छहों की चर्चाएं करेंगे। भारत में कहाँ पर अवस्थित है और इनकी स्थितियां वर्तमान में क्या है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। भारत का पर्वतीय क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्रों से लगा हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो यह पर्वतीय क्षेत्र जो आपका लगा हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 2400 लंबाई इसकी वर्ग किलोमीटर 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई जो आपकी इसकी है कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर है। और कहीं कहीं पर इसकी लंबाई 150 किलोमीटर हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है उसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल जो आपकी लंबाई है 2400 किलोमीटर है। ठीक है। परंतु इसकी अगर कभी चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई इसकी दो प्रकार की है। पहली है आपकी 400 कहीं पर है और कहीं पर 150 किमी है, 1 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर से लेकर इसकी जो सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है, सियाचिन वाला क्षेत्र है, वहां से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र आपका लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर जब आप आ जाते हैं और यहाँ मध्य के बीच में, तो यहाँ पर जो इसका चौड़ाई पड़ता है वह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो याद रखिएगा पर्वतीय मैदानों में आप लोग कि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 400 से 150 के बीच अवस्थित है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की जो श्रेणियां बटी हैं वह कई श्रेणियों में बटी हैं, जो मुख्यतः हम 3 श्रेणी या 3 भाग में याद करते हैं। तो 3 भाग में कौन कौन से हम याद कर लेते हैं। पहला है आपका बृहद हिमालय, जो आपका हिमालय बटा है। दूसरा जो आपका है पर्वतीय क्षेत्र में वह है आपका मध्य हिमालय। और तीसरा जो आपका है वह है आपका शिवालिक।
शिवालिक हिमालय। ये आपके पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें कुछ श्रेणियां भी पाई जाती हैं, तो श्रेणियां भी पर्वतीय क्षेत्र को आप लोग याद रखिएगा। एक है काराकोरम श्रेणी, याद रखिएगा, ये जम्मू की दिशा में आपकी पड़ती है। ठीक है। दूसरा जो आपकी श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी के नीचे जस्ट आ जाओगे तो जास्कर श्रेणी है, ये जम्मू भी कश्मीर में पड़ती है। तीसरा जो आपका है वह कैलाश श्रेणी है, जो आपके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ती है। और यह आपकी श्रेणियां याद रखना है, ये भारत की श्रेणियां हैं, कुछ पर्वत श्रेणी श्रृंखला में से। अब याद रखने के लिए सबसे पहले हिमालय के जो आपके क्षेत्र विस्तृत है, याद रखिएगा सबसे ऊपरी सतह पर, आप लोग याद रखिएगा सबसे ऊपरी सतह पर कौन सा श्रेणी है या कौन सा हिमालय है, तो बृहद हिमालय। मध्य में आप आ जाओगे बीचों बीच में, तो यह है आपका मध्य हिमालय। और जब निचले स्थान पर आओगे तो यह है आपका शिवालिक हिमालय। 3 भागों में बांटा गया है। और इन 3 भागों में अब हम बात करते हैं कि यह भारत के कौन कौन से प्रदेश में वर्तमान में अवस्थित है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, शुरुआत शुरू से याद करिएगा, जम्मू, यहाँ पर आ जाओगे लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर आ जाओगे सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्यतः 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित हो गए, और 3 आपके प्रदेश हो गए, राज्य हो गए। आपके वह राज्य कौन कौन से हैं याद रखिएगा कि पहला आपका है, सॉरी 1 मिनट, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए आप, हाँ ऑफिस में जाओ, एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा कर दीजिएगा और आप जो जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो पढ़ लीजिए आप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे एडमिशन हो जाएगा आप बात करा दीजिएगा, ठीक है। कुछ कॉल की वजह से आपको दिक्कत हो गई, इसके लिए हम वेरी सॉरी। तो बात करते हैं, राज्य हो गए। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अवस्थित पर्वत हैं, इस हिमालय पर कुछ अवस्थित पर्वत हैं, और उन पर्वतों की बात करते हैं। इन पर्वतों से भी क्वेश्चन कई बार आया है और पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व में या सबसे ऊंचा पर्वत या संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कहाँ अवस्थित है, या पूछ लेगा भारत में अवस्थित पर्वत कौन सा है। तो ये सब याद रखिएगा, उनकी हम ऊंचाई और उनकी अवस्थिति दोनों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा तिब्बती पठार पर अवस्थित है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जो तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है माउंट एवरेस्ट उसका नाम है, और माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है आपकी 8,848 मीटर है, कहीं कहीं पर 8,850 मीटर भी देता है। तो आप एक बार इसको मेंशन कर लीजिएगा, पर है इतना ही आप याद रखिएगा। और यह आपका पर्वत युवा पर्वत या युवा पर्वत है, जो अभी भी यह युवा अवस्था में है। कहने का मतलब अभी ये प्रॉपर बढ़ रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे आरावली पर्वत, वह प्रॉपर घट रही है, परंतु यह प्रॉपर अभी बढ़ रहा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत संसार का माउंट एवरेस्ट नेपाल के तिब्बत श्रेणी पर अवस्थित है। फिर दूसरा भारत में अवस्थित बात करते हैं हम, तो भारत में अवस्थित है K2, जिसका दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन है। इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई 8,611 किलोमीटर है K2 की। यह भारत में अवस्थित है, यह काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है आपका भारत का क्रम बाय क्रम में, तो कंचनजंगा की जो आपकी लंबाई है वह 8,598 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। अवस्थित कहाँ है,
तो सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, फिर आप क्रम बाई क्रम फिर हम आते हैं। फिर इसके बाद जो आपका आता है वह पर्वत है आपका, और आपका पर्वत मकालू है, यह नेपाल में अवस्थित है। मकालू की लंबाई 8,481 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं आपका अगला पर्वत जो है, ये है आपका धौलागिरी। धौलागिरी की लंबाई जो आपका है अवस्थित, ये भी आपका नेपाल में अवस्थित है। इसकी लंबाई 8,172 मीटर है। फिर आगे आते हैं हम नंदा देवी पर्वत, जो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी लंबाई जो है आपकी 7,817 मीटर है। फिर आगे आते हैं यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत। नामचा पर्वत की लंबाई जो आपकी है वह है 7,756 मीटर। फिर आगे आते हैं कामेत। कामेत की जो लंबाई है आपकी वह है आपकी 7,753 मीटर। फिर आगे बात करते हैं हम, कुछ इस तरह आपके पर्वत हैं जो पूर्वी दिशा में, इन पर्वत को भी हम पढ़ लेते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो याद रखिएगा ये आपके पर्वत हैं। अब हम इनको कुछ क्रम में भी याद कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ा बढ़ते क्रम और घटते क्रम में एवरेस्ट, ठीक, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा, चौथा मकालू, पांचवा नंगा पर्वत, छठवा धौलावीरा, और सातवां आपका नामचा बरवा, आठवां कामेत, नौवां नंदा देवी। यह आप ऊंचाई के आधार पर बढ़ते और घटते क्रम में याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऊंचाई के क्रम में हम याद करते हैं, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, फिर उसके बाद आपका चौथा आपका मकालू, और पांचवा आपका नंगा पर्वत, छठवा आपका धौलावीरा, सातवां आपका नामचा बरवा, आठवां आपका कामेत, और नौवां आपका नंदा देवी। अब इनको क्रम में कैसे अवस्थित है ये भी याद रखिएगा, क्रम बाय क्रम में। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं पूर्वी दिशा से। तो पूर्वी दिशा में सबसे पहले पड़ेगा आपका नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा आपका पड़ेगा कंचनजंगा, जो सिक्किम में अवस्थित है। फिर माउंट एवरेस्ट पड़ेगा आपका, जो आपका वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। फिर मकालू पड़ेगा। मकालू के बाद एक छोटा और पर्वत पड़ता है मनसालू। मनसालू के बाद आपका धौलागिरी, फिर आपका नंदा देवी, फिर कामेत, जो दोनों आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। फिर आपका नंगा पर्वत, जो आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में है। फिर K2 गारविन आस्टी। तो ऐसे भी क्रम से और ऐसे भी क्रम से, चाहे आपसे पश्चिम से पूछे चाहे आपसे पूरब से पूछे, दोनों तरफ से याद रखिएगा। और ऊंचाई के आधार पर भी याद रखिएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, एक तरफ आपकी लंबाई ऊंचाई दे देगा, एक तरफ पर्वतों का नाम दे देता है। तो हम पर्वत की बात कर रहे हैं, तो पर्वत में और भी हम प्रायद्वीपीय पर्वतीय या पहाड़ियों की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। तो प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में हम देखते हैं आरावली पर्वत है, आरावली पर्वत है। फिर उसके बाद आपका विंध्याचल पर्वत है, जो विंध्याचल श्रेणी है। फिर सतपुड़ा पर्वत है, फिर महादेव पर्वत है, फिर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, फिर अन्नामुड़ी मलाई है आपकी, फिर महेंद्रगिरी पर्वत है। यह मुख्य पर्वत आप लोग याद रखिएगा, यह भारत में अवस्थित है। इन पर्वतों से क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय और पर्वतीय, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियां दोनों याद रखिएगा। हिमालय पर्वतीय कहने का मतलब जो हिमालय से लगे हैं वो पर्वत हैं,
और जो हिमालय से नहीं लगे हैं वह प्रायद्वीपीय पर्वत हैं। बस यही अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आता है इसमें। दूसरा टॉपिक में हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा है मैदान। मैदान आप लोग पढ़ते होंगे उत्तरी का मैदान, दक्षिणी का मैदान, तो वही आपका उत्तरी का मैदान आता है। दूसरा टॉपिक उत्तरी का मैदान जो विस्तृत है वह लगभग 2400 किलोमीटर विस्तृत है और लंबाई में, और इसकी चौड़ाई जो है कहीं कहीं पर 240 है और कहीं कहीं पर 320 है। तो जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर उत्तरी मैदान, यहाँ पर आपका 320 है और यहाँ पर आते हैं थोड़ा बहुत जो आपका असम वाले क्षेत्र में, और इधर आ जाते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात हरियाणा वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ इसकी लंबाई कम पड़ जाती है। और जो इसका विस्तार है आपका उत्तरी मैदान का, वह विस्तार आपके कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार इसका विस्तार है और सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र आपका यही है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। कितने वर्ग किलोमीटर है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा उत्तरी मैदान। यह दुबाव क्षेत्र भी कहा जाता है, उत्तरी मैदान को दुबाव क्षेत्र भी कहा जाता है। दुबाव क्षेत्र का अर्थ यह होता है दो नदियों के बीच, मान लो एक नदी है जा रही है, दूसरी नदी है गई है, इसके बीच के क्षेत्र को हम दुबाव क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ से आप देखते ही हैं, यहाँ से एक नदियाँ निकली, अभी हम बताएंगे नदियों में। यहाँ से आपकी गंगा निकली है जो आपकी उत्तराखंड से यमुना, उस बीच का क्षेत्र है। इधर से भी आपका बेतवा, आपका बेतवा के बाद आपका चंबल, टोन, सोन, इन नदियों के बीच का दुबाव क्षेत्र है, जिस कारण इसको दुबाव क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोमट मिट्टी भी भारी मात्रा में पाई जाती है। दोमट मिट्टियों में हम पढ़ेंगे, दोमट मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे आपको, एक खादर और एक बांगर। तो मिट्टियों पर चर्चा मिट्टियों में होगी। तो ये आपका उत्तरी मैदान रहा। उत्तरी मैदान किस किस राज्यों तक विस्तृत है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला आप याद रखिएगा यूपी। दूसरा आप याद रखिएगा हरियाणा। तीसरा आप बिहार। चौथा आप दिल्ली वाला क्षेत्र भी ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। और पांचवा आपका झारखंड, झारखंड हो जाएगा आपका। छठवा आपका पश्चिम बंगाल है, पीबी। और सातवां आपका असम। और भी कुछ राज्यों में विस्तृत है, पर उन पर थोड़ा थोड़ा क्षेत्र इसका विस्तार है उत्तरी मैदान का। परंतु इतना याद रखिएगा, जहां पर ज्यादा विस्तृत है वो आपका उत्तरी मैदान, वह यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, इन क्षेत्रों में आपका उत्तरी मैदान विस्तृत है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, तीसरा दक्कन का पठार। तीसरा हम बात करते हैं दक्कन का पठार, या दक्कन का पठार, या दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार याद रखिए। दक्कन का पठार में हम बात करेंगे। तो दक्कन के पठार जो आपका विस्तृत है वह कुछ यहाँ पर है, इस प्रकार अवस्थित है। और यह जो अवस्थित है दक्कन का पठार आपका, याद रखिएगा, दक्कन का पठार आपका अवस्थित है, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बाद आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है, थोड़ा सा आपका इधर कर्नाटक और तेलंगाना वाला भी क्षेत्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश, इधर झारखंड और छत्तीसगढ़, इतने जगह पर अवस्थित है। दक्कन का पठार है कुछ भी नहीं, हुआ क्या था कि ये अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का जो रूपांतरित शैल होते हैं, अग्नेय शैल और रूपांतरित शैल, यह एक प्रकार का
जो सेल दोनों मिलकर बने, इस प्रकार इनकी उपलब्धता ज्यादा होती है, इस कारण ये ढक्कन का पठार कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ काली प्रकार की मिट्टियां हैं जो पथरीली भी हैं, इस कारण इसको ढक्कन का पठार कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और यहाँ इसका जो प्रकार है वह कुछ टेबल नुमा है, मेज नुमा, देख सकते हैं आप लोग, एक मेज नुमा है, कुछ इस प्रकार गया है, कुछ इस प्रकार गया है, फिर कुछ इस प्रकार गया है, और फिर कुछ इस प्रकार गया है। तो देख सकते हैं इसका जो प्रकार है मेजनुमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, हमारा चौथा पॉइंट है मरुस्थल। मरुस्थल को हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो चाहे मरुस्थल कहिए या रेगिस्तान कहिए, दोनों एक ही है। इसका जो विस्तार है वह ज्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में है, परंतु थोड़ा थोड़ा 3 राज्यों में और है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। यह भारत के सबसे पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। बात करते हैं थोड़ा सा गुजरात, फिर ज़्यादातर जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में, राजस्थान में अवस्थित है, फिर थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा। तो याद रखिएगा, जो जहाँ पर लगभग 150 से कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहीं पर मरुस्थली क्षेत्र या बालुई क्षेत्र बन जाते हैं, उन्हीं को हम मरुस्थल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका विस्तार भारत के सबसे सर्वाधिक राजस्थान में है, और थोड़ा थोड़ा 3 राज्यों में और है। पहला आप लोग याद रखिएगा गुजरात, जो कच्छ के रण की तरफ थोड़ा सा क्षेत्र है। फिर इधर आ जाते हो आप लोग पंजाब और हरियाणा में थोड़ा थोड़ा मरुस्थली क्षेत्र का विस्तार है। फिर आते हैं हम लोग, हमारा अगला पॉइंट है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो आपके बटे हैं, वह 2 प्रकार के तटीय क्षेत्र बटे हैं। तटीय क्षेत्र एक का नाम है पूर्वी तट और दूसरे का नाम है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, तो जो पूरब क्षेत्र जो इस तरफ बंगाल के साइड में लगा है, वह आपका पूर्वी तट हो गया, और जो आपका इधर अरब सागर के क्षेत्र में लगा हुआ है, वह है आपका पश्चिमी तट हो गया। यह तट पर भी कुछ तटों के नाम दिए गए हैं जो कुछ क्षेत्रों तक अवस्थित माने जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, गोवा के क्षेत्रों तक कोंकण तट कहा जाता है। जो आपका महाराष्ट्र से गोवा के क्षेत्रों तक कोंकण तट कहा जाता है। फिर यहाँ गोवा का थोड़ा सा हिस्सा लेकर और इधर आप आ जाइए केरल और कर्नाटक क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आपका मालाबार तट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके 2 तट बांटे गए हैं, पश्चिमी तट को याद रखिएगा, एक कोंकण तट और एक मालाबार तट। सबसे दक्षिणतम में आपका मालाबार तट अवस्थित है। फिर आते हैं इधर भी, तो इधर भी आपके पूर्व दिशा में भी 2 प्रकार के तट बांटे गए हैं। एक का नाम है जो इस साइड में है आपका पड़ता है उड़ीसा और पंजाब वाले क्षेत्रों में, उसका नाम है उत्तर सरकार तट, उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और आप जब आ जाएंगे इस साइड में पूरब के और दक्षिणतम साइड में, तो यहाँ पर इसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। यह तट जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों से लगा है। तो याद रखिएगा, हम चर्चाएं कर चुके हैं आपके 5वें भाग की तटीय क्षेत्र। इधर पूरब साइड में आएंगे 2 तट, कोंकण और मालाबार तट, जिसको हम पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। और इधर आ जाएंगे आप उत्तरी सरकारी तट और कोरोमंडल तट, जिसको हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं हम 6वां भाग हमारा जो है, 6वां जो भाग है हमारा वह द्वीप समूह है। 6वां भाग हमारा किस नाम से जाना जाता है? द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब वो होता है, द्वीप हम उसे कहते हैं कि जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में कुछ उसका भूभाग उठा हुआ हो, उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। अब देखेंगे तो इस तरह बंगाल की खाड़ी में इधर भी आपका जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, और बीच में कुछ उठा हुआ भाग है, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह एक हो गया, ठीक है। और इधर आते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया।
ठीक है ना। लक्षद्वीप को हम लंकाद्वीप भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं हम, तो अंडमान निकोबार को हम बैरल द्वीप भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी था जो अंडमान निकोबार जहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी के कारण यह अंडमान निकोबार की उत्पत्ति हुई। जो आपका यही पर्वत है, यहीं पर थोड़ा सा भाग आके यहाँ पर उड़ गया था, और जिसको हम बैरल द्वीप या अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। यह भारत का भौतिक स्वरूप हो गया आपका, ठीक, याद रखिएगा। भारत का भौतिक स्वरूप, हमने पर्वतों की चर्चाएं की, पर्वतों के बाद भारत के भौतिक स्वरूपों में आपको पर्वतीय हो गया, सात हमने 6 प्रकार के भौतिक स्वरूप का वर्णन किया। आपका पर्वतीय, उत्तरी मैदान, और आपका दक्कन का पठार, दक्कन के बाद हम आते हैं फिर आपका दक्कन के बाद मरुस्थलीय तो आपका तटीय के बाद आपका द्वीप। इतनी चीज़ें हम चर्चा की है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रवाह तंत्र की। प्रवाह तंत्र की बात करेंगे। प्रवाह तंत्र में जो हमारी जितनी भी नदियाँ आएंगी हम उनकी बात करते हैं, इसे हम प्रवाह तंत्र कहते हैं। और प्रवाह तंत्रों में जब आप कभी भी ऊपर जाइए और सैटेलाइट के माध्यम से जो देखते हो, या कंप्यूटर ऑनलाइन कभी देखिएगा, तो भारत में नदियाँ ही नदियाँ दिखेंगी। या ऊपर जाके जब आप देखोगे ना, तो भारत में पूरी तरह से नदी ही नदी। आप कहोगे कि यहाँ पर स्थल तो है नहीं, ऑल टोटल पानी है, ये चीज़ आपको लगेगा। तो भारत में जब आप देखोगे मैपिंग से ऊपर जाके सैटेलाइट से, तो आपको दिखेगा कि भारत में ऑल टोटल पानी ही पानी या जल ही जल उपस्थित है। बात करते हैं नदियों में। नदियों में हम सबसे पहले जो हिमालय से निकलने वाली नदी हैं उनकी बात करेंगे, जिन्हें हिमालयी नदी कहा जाता है। नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा हिमालयी नदी और दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक, 2 प्रकार की नदियां हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां उन्हें हिमालयी नदी कहेंगे, और जो हिमालय से नहीं निकलने वाली हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे। बस यही अंतर याद रखिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी नदी, और जो हिमालय से नहीं निकलती हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयी नदी। हिमालय नदी की जो नदियाँ बांटी गई हैं वो 3 नदी तंत्र में बांटी गई हैं। पहला है आपका गंगा नदी तंत्र, किसी को भी पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर रख सकते हो। दूसरा आपका है सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो यह नदियां हमारी, जो ये तीनों नदियां हैं, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। या राष्ट्रीय भी नदी भी हम इनको कहते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बदलती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। पहले हम बात करते हैं भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा से नदियों की बात करेंगे, और सबसे पहले हम सिंधु नदी की चर्चा करेंगे। हिमालयी नदी में सिंधु नदी की चर्चा। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर जो आपका तिब्बती क्षेत्र में पड़ता है, यहीं पर तिब्बत वाले क्षेत्र पर है मानसरोवर झील। वहीं से 2 नदियाँ निकलती है, एक आपकी पूर्व दिशा में चली जाती है और एक पश्चिम दिशा में चली जाती है। पूर्व दिशा वाली जाने वाली की नदियाँ, उसका नाम बदलता रहता है, लास्ट में वो जाके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और जो पश्चिम में निकली है उसका सिंधु नदी नाम है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से होता है, ठीक है। और यह विश्व में अपना स्थान, बड़ी नदियों में अपना स्थान बनाती है। सबसे बड़ी विश्व की नदी तो नहीं है, परंतु विश्व में अपना बड़ी नदियों में अपना नाम गिनवाती है, ऐसा है नदी है। तो पहले सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से है। इसका जो विस्तार है वह
मानसरोवर से निकलते हुए तिब्बत के क्षेत्रों से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाते हुए और यह अरब सागर में गिर जाती हैं। जितनी भी नदियां हैं वह दो ही क्षेत्रों में गिरेंगी, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या तो अरब सागर में, चाहे वह प्रायद्वीपीय नदी हो चाहे नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम कभी भी पूछे आपसे तो याद रखिएगा मानसरोवर झील से हुआ है। और यह कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में गिरती है। इसका विस्तार कहाँ है? तो भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी की चर्चा करेंगे। दाएं साइड से मिलने वाली नदियां और बाएं साइड से। देखिए जिस दिशा में जाया जाता है वही आपका, जिस दिशा में जा रहे हो वही आपका दायां होगा और वही आपका बायां होगा। तो जैसे ये नदी इधर जा रही है आपकी पश्चिम दिशा में, तो इसका दायां क्या होगा? ये वाला दिशा, और बायां क्या होगा? ये वाला दिशा। तो अब याद करते हैं दाएं से मिलने वाली नदियां। इसके दाएं से मिलने वाली जास्कर नदी है, निवारा है, श्योक है और हुंजा है। ठीक है ना। तो 4 नदियां याद रखिएगा दाएं तट से मिलने वाली। सबसे पहले जास्कर, निवारा, श्योक और हुंजा नदी, यह नदियां हैं जो सिंधु नदी से दाएं तट से मिलती हैं। अब हम बाएं तट से मिलने वाली नदियां बात करेंगे। परंतु बाएं तट से मिलने वाली नदियां एक ही नदी है मिलती है जिसका नाम है सतलज। परंतु सतलज कई नदियों के समूह से जाके मिलती हैं। तो हम सभी नदियों को क्रम बाई क्रम चर्चा भी करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी से नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर झेलम है। झेलम का पुराना नाम वितास्ता भी है, ये भी याद रखिएगा। ये वही झेलम है या वही वितास्ता है जहाँ पर सिकंदर और पोरस का हाई स्पीड का युद्ध हुआ था, या वितास्ता का युद्ध भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले झेलम जो शेषनाग झील से के पास से निकली है और वेरी नाम के नाम से गांव के पास से होकर या जिले के गांव के पास से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर दूसरा है झेलम के जस्ट नीचे आओगे तो चिनाब या चिनाब, दो नाम आप याद रखिए। कहीं पर चिनाब लिखा रहेगा, कहीं पर चिनाब लिखा रहेगा। तो चिनाब जो है वह 2 नदियों को समूह से मिलकर बनती है। एक नदी का नाम रहता है चंद्रा और एक का नाम रहता है भागा। चंद्रा और भागा जब दोनों मिल जाती हैं तो वही चिनाब कहलाती है और यह नदी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा यह भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से। फिर आपका अगली नदी आती है रावी जो है आपका कांगड़ा, एक आपका हिमाचल प्रदेश में जिला है, वह कांगड़ा जिले से निकलती है रावी नदी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं ब्यास, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से निकलती है। फिर सबसे नीचे आते हैं सतलज जो कैलाश पर्वत से निकलती है। सतलज भी कहते हैं और इसको सतलज भी कहते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्रमवार से याद कर लेते हैं। सबसे ऊपर सिंधु के जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो झेलम से नीचे आ जाओगे तो चिनाब से थोड़ा सा नीचे आ जाओ रावी से थोड़ा सा नीचे आओगे ब्यास से थोड़ा सा नीचे आओगे सतलज। 5 नदी हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान में विवाद भी हुआ था, जो 1960 में विवाद हुआ था। यहाँ भी आप थोड़ा चर्चाएं हो जाती है। हुआ क्या था, जल को संचय करने पर विवाद था। पाकिस्तान चाह रहा था कि हम पूरा पानी लें और भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान भी ले और भारत की भी ले लोग लेते। इस पर 1960 में एक समझौता हुआ था और समझौता यह हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा, इंडिया अर्थात। ठीक। और रावी और ब्यास और सतलज का
80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यह सभी नदियां पंजाब होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से पंजाब का नाम ही पंजाब पड़ा, ठीक है ना। पंज का मतलब आपका 5 और जाब का मतलब होता है आपका प्रवाह या जल, ठीक है। तो दोनों को मिलकर बना 5 नदियों का प्रवाह का जल को पंजाब कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी आप। तो आपको ये सिंधु नदी तंत्र खत्म हो गया, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और विश्व में यहाँ भी अपना बड़ी नदियों में अपना स्थान ग्रहण करती है, स्थान रखती है। फिर बात करते हैं हम भारत में ही एक और नदी आने वाली जो मानसरोवर से आती है, उसका नाम है, यहाँ पर इस नदी का सांगपो रहता है, सांगपो रहता है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर से इसका तिब्बती क्षेत्र में विस्तार होता है। तिब्बती क्षेत्र से निकलते निकलते यह जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो यहाँ पर इसका नाम दिबांग हो जाता है, ठीक है। इसका नाम दिहांग हो जाता है। यहाँ पर तिब्बती क्षेत्र में इसका नाम सांगपो रहता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश के से थोड़ा और दूर आती है, जब इसमें 3 नदियाँ इसकी सहायक नदी बन जाती हैं, पहली दिबांग, दूसरी लोहित और तीसरी किनूला। जब यह 3 नदियाँ मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसको दिबांग कहा जाता है अरुणाचल ही प्रदेश में। फिर जब यह नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर जब यह आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना। देखो यमुना और जमुना में कंफ्यूज मत होना, यमुना नहीं, इसको जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। और फिर जब यह दोनों गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो इसको नाम मेघना पड़ जाता है। और जब दोनों एकदम मुहाने पे जाके गिरने लगती हैं तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यही दोनों मिलकर नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है ना। याद रखिए सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर भी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। याद रखिएगा। सबसे पहले से फिर से शुरू करते हैं, मानसरोवर से निकली सांगपो नाम, ठीक है ना। फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंची वैसे ही इसका दिहांग नाम, जैसे ही दिहांग के बाद वो पहुंची अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई, जैसे दिबांग मिली वैसे इसका दिबांग नाम हो जाता है। लोहित और किनूला से मिलकर फिर आगे आ जाती है, जैसे असम में तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नाम हो जाता है। और जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं वहाँ पर मेघना हो जाता है। और जब लास्ट टाइम पर गिरने का समय होता है तो पद्मा नाम से गिरने लगती हैं। और यही इस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं या बाघ। फिर बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हम आते हैं गंगा, जो गंगोत्री के क्षेत्रों से उत्तराखंड से निकली है, ये हम आपसे चर्चाएं करेंगे। गंगा जब निकलती है तो यहाँ पर 2 नदियाँ होकर निकलती हैं। एक नदी का नाम रहता है आपका भागीरथी और एक का नाम रहता है आपका अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों आती हैं और यहाँ पर दोनों मिलकर जब यहाँ पर गंगोत्री नामक स्थल से आती हैं तभी इसका नाम, जैसे ही पर्वत से उतर कर आती हैं वैसे ही इसका नाम गंगा हो जाता है। और गंगा नदी फिर यहाँ इसका विस्तार उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश में जब आती है, उत्तर प्रदेश में इसकी फिर एक नदी सहायक बहुत बड़ी नदी बनती है जिसका नाम यमुना होता है। फिर यमुना के बाद आपकी सहायक नदियों के लिए अभी हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों से मिलकर गंगा बनी है और गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। क्वेश्चन बनता है गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगोत्री से हुआ है, उत्तराखंड से निकली है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश। तो यह आपके 4 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। अब इस नदी की सहायक नदियों की भी बात करेंगे हम। सहायक नदी में इसकी सबसे शारदा है। शारदा जो घग्गर नदी से में जाके सहायक नदी भी मिल जाती है और शारदा के बाद वही घग्गर नदी जाके गंगा से मिल जाती है। फिर गंडक है और कोसी है। तो याद रखिएगा गंगा नदी के बाएं तट से, बाएं दिशा से मिलने वाली नदियां आप याद रखिएगा शारदा, घाघरा और गंडक और कोसी। तो याद रखिएगा 4 नदी मेन इम्पोर्टेंट प्रमुख नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं। अब दाएं तट से मिलने वाली भी नदियों की हम बात कर लेते हैं और बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं इनका उद्गम भी देख लेते हैं। और उत्तराखंड से ही एक नदी और उद्गम होती है जिसका नाम रहता है यमुना, अर्थात उत्तराखंड से यमुनोत्री से उत्पन्न होने वाली यमुना का नाम, यमुनोत्री से निकलने वाली नदी का यमुना होता है नाम। यह आपके उत्तराखंड से होकर हरियाणा, हरियाणा से आपका दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद जिला में जाके मिल जाती है जिसको हम संगम कहते हैं। कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो पहले हम राज्य याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी 4 राज्यों से होकर जाएगी, उत्तराखंड, फिर उसके बाद एक सेकेंड उत्तराखंड के बाद आपका दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश में आके यहाँ मिल जाती है। अब बात करते हैं यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी पहले हम बात करेंगे चंबल है, बेतवा है, टोन है और टोन के बाद यह यमुना में मिलती हैं 3 प्रमुख नदियाँ, चंबल, बेतवा और टोन। फिर एक नदी मिलती है जो गंगा से मिलती है, जहाँ पर यमुना और गंगा का संगम होता है। जस्ट थोड़ा सा आगे आके यहीं पर मिलती है टोन और फिर आगे मिलकर थोड़ा सा और आगे जाओगे तो सोन मिलती है। तो सहायक नदियाँ हो गई और इस नदियों की भी बात हो गई। गंगा की लंबाई पूछी आपकी, गंगा की लंबाई 25 अर्थात 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिए। अब हमारी हिमालय नदी की चर्चाएं हो गई है। ये थी आपकी हिमालय नदी, 3 तंत्र में बटी हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी का पहले मतलब समझिए, जो नदियाँ हिमालय से न निकले उसे हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी में हम प्रमुख नदियों की बात करेंगे। पहली नदी हम बात करेंगे, एक नदी है जो आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नदी है जिसका नाम रहता है नर्मदा, जिसका नाम नर्मदा रहता है। यहाँ पर संगमरमरी क्षेत्र है और यहाँ पर इसका बहाव और फिसलन बहुत अत्यधिक है, जो जबलपुर के क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिस कारण इसे धुआंधार नदी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है धुआंधार नदी, या फिर पूछा जाए संगमरमरी नदी, या पूछा जाए जो बहुत ज़्यादा सटकती है या जो जबलपुर से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी, ठीक है। फिर दूसरी नदी आपका ही एक वेनुला जिला आपका जो पड़ता है, वेनुल जिला, वो आपका सतपुड़ा में, वहाँ से सतपुड़ा से निकलती है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी और यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलती है सतपुड़ा पर्वत से, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात होकर फिर ये जाके अरब सागर में गिरने लगती है। तो यहाँ कभी क्वेश्चन इन 2 नदियों से बनता भी है कि भारत की वह कौन सी 2 नदियाँ हैं जो उल्टा बहती हैं, जो यस्चुरी का निर्माण करती हैं,
तो यह याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो उल्टा बहती हैं और यशुरी का निर्माण करती हैं। बाकी जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वह सभी नदियां डेल्टा के निर्माण करती हैं। फिर आगे बात करते हैं, एक है महानदी जो छत्तीसगढ़ से जिसका उद्गम होता है, और छत्तीसगढ़ से उद्गम होने के बाद यह तीन राज्यों में होकर गुजरती है। पहला आपका महानदी है, यहाँ से गुजरती है छत्तीसगढ़ होने के बाद, जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है इसका। फिर बात करते हैं दक्षिण गंगा, जिस नाम से जाना जाता है, उस नदी की भी चर्चाएं कर लेते हैं। और इस नदी का दक्षिणी गंगा जो नासिक से निकलती है, अर्थात इसे गोदावरी भी कहते हैं, इसे गोदावरी भी कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग लोग 1500 कहते हैं, जो इसकी लंबाई निश्चित की गई है वह लगभग 1480 किलोमीटर निश्चित की गई है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, या प्रायद्वीपीय गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है पूर्णा, वर्धा, प्रतिहिता और मंदिरा। या महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रैबदक से निकलती है, और इसकी मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, वैनगंगा, मंजरा, प्रहित्रा और वर्धा, यह मुख्य इसकी नदियां हैं। और इसकी लंबाई भी पूछे तो याद रखिएगा, ये किन किन राज्यों से गुजरती है ते भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों से होकर यह नदियां जाती है। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र से ही एक नदी और निकलती है जो यहाँ भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से जो एक नदी निकलती है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम अगर पूछे तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होकर निकलती है, और यह भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तीनों राज्य आप याद रखिएगा। पहला राज्य आपका महाराष्ट्र, दूसरा राज्य कर्नाटक, तीसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। अभी वर्तमान में एक राज्य और बन गया है 2014 में, वो आपका तेलंगाना है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा वो भी आता है। तो अब वर्तमान में 4 राज्य याद रखिएगा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना और चौथा आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी कृष्णा की कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, यह इसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे लास्ट और अंतिम नदी की बात करेंगे, एक नदी जो आपका है ब्रह्मगिरी से जिसका उद्गम होता है, ये आपका कर्नाटक में अवस्थित है। इस नदी का नाम कावेरी है। कावेरी की जो लंबाई है वह आपकी 760 किलोमीटर है, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे भवानी है और हेमावती है और कामनी है। ठीक है, ये आपकी इसकी सहायक नदियां हैं, और यह आपकी तीन राज्यों से होकर गुजरती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक में इसका ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से इसका भी उद्गम होता है। तो ये हमारी नदियों की चर्चाएं हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सी नदियों की हम चर्चा की है। तो पर्वतीय में 3 नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये आपकी पर्वतीय नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय नदी में किसकी चर्चा की है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। भारत की इन प्रमुख नदियों को भी चर्चाएं की। आपकी कृष्णा का भी लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है,
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं कमियां दिखी हो तो कमेंट करके संशोधन करने का अवसर ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।